हेलो नमस्कार, आप सभी का बालाजी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पशुओं के प्रमुख रोग या जो पशुओं के मुख्य रोग होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो जो प्रमुख रोग है उनके बारे में वन बाई वन देखते हैं अपन। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पशुओं में रोग किस किस के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, पशुओं में रोग जीवाणु द्वारा होते हैं, वायरस द्वारा होते हैं और प्रोटोजोआ द्वारा भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग। जो भी जीवाणु से होते हैं वो रोग कौन कौन से हैं, तो उसकी हम बात करते हैं गलघोटू, फड़किया, एंथ्रेक्स, लंगड़ी और जो थनैला रोग है वो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। कई बार आपको ये पूछा जाता है कि ये रोग बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, जैसे थनैला का पूछ लिया, और ये पूछते हैं कि ये रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है या प्रोटोजोआ से होता है। ये आपको बताना होता है। तो आप ये नाम याद रखें कि बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं और वायरस से कौन से रोग होते हैं। जिस प्रकार देखें, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है गलघोटू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। गलघोटू को क्या बोला जाता है, एच एस बोलते हैं ना इसको, एच एस में क्या होता है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, कभी कभी आपको ये नाम दे दिया जाता है तो ध्यान में रखें ना। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू को बोला जाता है ना। कभी कभी आपको ये क्या करते हैं कि गलघोटू नाम तो सबको पता होता है तो इंग्लिश नाम को हिंदी में दे दिया जाता है ना, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया लिख दिया जाता है। तो आप इस नाम को याद रखें, क्या बोला जाता है गलघोटू को, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। उसके बाद नेक्स्ट है जो जीवाणु जनित बीमारी है वो है एंथ्रेक्स। ये भी आपके इंपॉर्टेंट बीमारी है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है लंगड़ी। लंगड़ी को बोला जाता है इंग्लिश में बी क्यों लिखते हैं हम, ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं इसको, जिसको चुरचुरिया भी बोला जाता है। इसी को क्या लिखते हैं, इसको ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर। उनके नाम आप इंग्लिश में भी याद रखें सबके, है ना, किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि कई बार आपको इंग्लिश नाम ही दे दिए जाते हैं ना, हिंदी का आपको देखने को नहीं मिलेगा। थनैला को क्या बोलते हैं, मेस्टाइटिस। थनैला का इंग्लिश नाम दे दिया गया था, अभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अगर हिंदी में आप लिखे तो मेस्टाइटिस। थनैला के बारे में एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन इसको थनैला नहीं लिखा गया था, वहाँ पे मेस्टाइटिस लिखा हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको क्या बोला जाता है, थनैला को मेस्टाइटिस बोलते हैं ना। ये थन से संबंधित रोग है जिसमें पशु का दूध सूख जाता है, वो होता है थनैला, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फड़किया। इसका इंग्लिश नाम होता है ईटी यानी एंटेरोटॉक्सीमिया, एंटेरोटॉक्सीमिया। जो फड़किया होता है इसको बोला जाता है एंटेरोटॉक्सीमिया, इसका भी इंग्लिश नाम आप याद रखें। उसके बाद हम बात करते हैं जो वायरल डिजीज है उनके बारे में। वायरल डिजीज प्रमुख रूप से आपके दो है ये एनिमल्स में, कौन सी है, एक खुरपक्का मुंह पक्का है और एक जो प्लेग होता है पशु प्लेग, वो दो बीमारियां हैं वायरल के अंदर इंपॉर्टेंट, खुरपक्का मुंह पक्का। इसको तो इंग्लिश में इसी के नाम से फुट एंड माउथ डिजीज है ना, एफएमडी बोला जाता है, एफएमडी। क्या बोलते हैं फुल फॉर्म इसकी, फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। जो खुर पक्का मुंह पक्का है उसको एफएमडी बोला जाता है शॉर्ट में, या फिर इसकी फुल फॉर्म आप देखें तो फुट एंड माउथ डिजीज, इसी को बोला जाता है खुर पक्का मुंह पक्का। नेक्स्ट है आपका पशु प्लेग या जो रिंडर पेस्ट होता है वो, पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट, इसको रिंडर पेस्ट ही बोलते हैं। ये है आपके मुख्य जो वायरल बीमारियां होती है। आपको पूछ ले भाई खुरपक्का मुंह पक्का है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, तो आप क्या बताएंगे, ये जो है वायरस जनित रोग है ना, वायरस जनित रोग है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। इसमें आपके इंपॉर्टेंट दो ही रोग है, एक तो है जो टिक फीवर होता है वो, एक होता है सर्रा। जो सर्रा जो मुख्यतः आपने सुना होगा वो किसमें, ऊँट में ज़्यादा होता है। ये जो सर्रा डिजीज़ है वो ऊँट की प्रमुख डिजीज़ है ना। हम वन बाई वन इनकी बात कर लेते हैं।
फर्स्ट हम देखते हैं गलगोटू, है ना, गलगोटू के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट तो इसका नाम देखें क्या होता है, गुड़का, गुरखा, नाविक ज्वर, इस प्रकार के इसके कई नामों से इसको जाना जाता है। कभी कभी आपको ये नाम दे दिए जाए, गुड़का, गुरखा, गलवा, नाविक ज्वर, ये किसके नाम है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे कि भाई गुड़का, गुरखा, गलवा, नाविक ज्वर कौन से रोग के नाम है, तो आपको याद रखना है कौन से के हैं, ये गलघोंटू रोग के नाम है ये। उसके बाद हम बात करते हैं इसके रोग कारक की। तो रोग कारक है वो गाय और भैंस में अलग अलग होते हैं। इसमें होता है पास्चुरेला बोविसेप्टिका और बुवेली सेप्टिका। पास्चुरेला बोविसेप्टिका होता है गाय का, और उसके बाद हम बात करते हैं भैंस की, तो पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका, ये दोनों इसके होते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इसको सबसे पहले किसने देखा था, इसके जो रोग कारक है उसको, तो बोलिंगर और किट नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने यूरोप के अंदर सबसे पहले इसको देखा गया था, पास्चुरेला बोविसेप्टिका और पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका को। इस बैक्टीरिया को सर्वप्रथम किसने देखा था, ये भी आप ध्यान में रखें, किसने देखा था, बोलिंगर तथा किट ने इसको देखा था। कहाँ देखा था, तो यूरोप में देखा था। अब ये रोग है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, जुगाली करने वाले, जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनमें गलघोंटू रोग होता है। और सबसे अधिक अगर हम बात करें कौन से एनिमल को ये इफेक्ट करता है, तो सबसे अधिक जो हमारी भैंस होती है, भैंस को ये रोग है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि भैंस में ये ज़्यादा होता है ये वाला रोग। इसमें क्या होता है, गलघोंटू के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये गले का रोग है। क्या होता है कि गले में सूजन आ जाती है, जैसे इसके नाम है ना गुरखा, ये इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है कि जो पशु का गला होता है उसमें से गर गर की आवाज़ आती है और पशु को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। इसमें बुखार आता है पशु को, लगभग अगर टेम्परेचर देखें 104 से 108 डिग्री तक, जो नॉर्मल कॉमन है सब में। इसके बाद हम बात करते हैं ये कब ज़्यादा होता है, तो वर्षा ऋतु में ये रोग ज़्यादा होता है। पशु के कंठ, गले में कष्टदायक सूजन होती है, जैसा कि इसके नाम से आपको याद हो रहा है, ये तो है ना गले के अंदर, इस प्रकार से ये पशु करता है और इसके गले में यहाँ पे सूजन भी हो जाती है ना, और पशु की इसमें मृत्यु हो जाती है। और पशु को क्या सांस लेने में भी तकलीफ रहती है, और पशु जमीन पे गिरा हुआ, और कभी आपने देखा हो अगर इस रोग से ग्रसित पशु को, तो वो अपनी गर्दन को भी मोड़ के रखता है ना, नीचे गिरा रहता है और गर्दन को मोड़ के रखता है और गुर गुर की आवाज़ करता है, और कुछ टाइम बाद वो पशु मर जाता है। इस रोग में पशु मर जाते हैं। कितने, लगभग 24 घंटे 48 घंटे में पशु की मृत्यु हो जाती है। इसका लक्षण है कि पशु जो गिरा हुआ रहता है वो मुंह को, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ के और गिरा हुआ रहता है। उसके बाद हम बात करें इसका उद्भव काल कितना होता है, 1 से 2 दिन। क्या क्या याद रखना है इसमें आपको, इसका ये नाम आप सब याद रखें। उसके बाद ये आपने देख लिया इसका रोग कारक है वो। उसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए, बोलिंगर और किट का नाम आप याद रखें। कहाँ पे देखा था, यूरोप में, और जुगाली करने वाले पशुओं में नॉर्मली ये होता है। उसके बाद हमने बात की भैंस सर्वाधिक प्रभावित होती है, और जो छोटी उम्र की भैंस यानी जो 2-3 वर्ष की भैंस होती है, 2-3 वर्ष वाले पशु ज़्यादा इफेक्ट होता है उनके ऊपर, सर्वाधिक उनमें ये बीमारी होती है। उसके बाद हमने देखा कि पशु को तेज बुखार आता है नॉर्मली, है ना। और उसके बाद ये कब, कौन सी ऋतु में पूछा जाए तो वर्षा ऋतु में अधिक होता है। इसके बाद आपने देखा कि ये गले में जो है कष्टदायक सूजन वगैरह होती है, मुंह और नाक में से जो लार टपकना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ना, इसमें जो दिखाई दे रहा है इस प्रकार से हो जाता है। स्टार्टिंग में पशु इस प्रकार से होता है और बाद में वो जमीन पे गिर के और मुंह को पीछे की साइड घुमा देता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। कि अगर हम रोकथाम की बात करें तो इसमें हम यूज़ करते हैं सल्फामिडीन और कुछ जो एंटीबायोटिक है ना, बैक्टीरिया से होता है तो एंटीबायोटिक जो औषधियाँ होती है वो पशु को दी जाती है। और इसका जो वैक्सीन आता है वो लगवा लेना चाहिए, जो इसका गलघोंटू वैक्सीन है वो लगवाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ये कुछ ये भी कर सकते हैं, जैसे पशु को 2-3 बार कपूर मिश्रित लाल दवा देनी चाहिए। और वर्षा ऋतु से पहले टीका, यानी अगर आपको ये पूछ ले इसका कौन से महीने में लगवाना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वर्षा ऋतु जिससे जो पहले है वो मई-जून के अंदर इसका टीका लगा दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एंथ्रेक्स की। तो एंथ्रेक्स के बारे में क्या, एंथ्रेक्स एक तो किससे होता है, इसके क्या क्या नाम है इस प्रकार से। और एंथ्रेक्स का एक इम्पोर्टेंट नाम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं वो है वूल सोर्टर्स डिजीज़। अब इसको वूल सोर्टर्स डिजीज़ क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये रोग है वो सर्वाधिक किसमें, भेड़ में होता है। और जो भेड़ की ऊन होती है, ये रोग ऐसा है वो पशुओं से मनुष्य के अंदर फैलता है ना, इसका संक्रमण है वो पशुओं से मनुष्य के अंदर होता है। तो वो जो ऊन की फैक्ट्रियाँ होती है जहाँ पे भेड़ की ऊन जाती है, तो उस ऊन से लोगों में फैल जाता है ना।
जो काम करने वाले होंगे फैक्ट्रियों में, उनके अंदर ये रोग फैल जाता है। इसी कारण इसको क्या नाम दिया गया है? वुल शॉर्टेज डिजीज। इस नाम को आप याद रखें, पूछ लेते हैं बहुत बार, है ना। और इसके अन्य नाम अगर आप देखें तो क्या है? गिल्टी रोग, जहरी बुखार, प्लीहा ज्वर, और जो वुल शॉर्टेज डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद देखें आप बावला और फिश हरी। बहुत बार पूछ लेते हैं कि भाई मनुष्यों में कौन सा रोग हो जाता है ना, इससे जो एनिमल से मनुष्य के अंदर। एक और आगे आएगा, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसके बारे में पूछते हैं वो एंथ्रेक्स का ही पूछते हैं आपको, है ना, कि जो पशुओं से मनुष्यों में फैल जाता है, ऐसा कौन सा रोग है? तो एंथ्रेक्स। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बैक्टीरिया की। इसका बैक्टीरिया का क्या नाम है? बेसिलस एंथ्रेसिस, है ना। बेसिलस एंथ्रेसिस एंथ्रेक्स नाम है रोग का, और इसके बैक्टीरिया का नाम भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या है? बेसिलस एंथ्रेसिस। तो इसके आप अन्य नाम याद रखें। उसके बाद इसका रोग कारक जो मेन होता है सब पशुओं में ध्यान में रखना होता है। उसके बाद मैंने जैसे बात की, मैंने आपको बताया ये भेड़ों में होता है सर्वाधिक, है ना। सब पशुओं में होता है जुगाली करने वालों, लेकिन जो भेड़े हैं उनको ये सर्वाधिक प्रभावित करता है, और उसी के कारण जो इसका नाम ये वुल शॉर्टेज डिजीज भी वो भेड़ों से रिलेटेड ही है, इसीलिए रखा गया है। इसमें क्या होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, इसमें पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जो इसके जो बैक्टीरिया है वो बीजाणु क्या करते हैं कि नॉर्मल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें बहुत टाइम तक जीवित रहते हैं। अगर उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा तो वो इन्वायरमेंट में बना रहेगा और मनुष्यों में और जानवरों में फैलता रहेगा। इसी के कारण इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रखें इसको कि कौन से मतलब रोग के अंदर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, तो वो है आपका एंथ्रेक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको नोट याद रखें। पोस्टमार्टम नहीं करते इसमें, है ना, नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको बोलना नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंथ्रेक्स है कि इसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। यह सामान्यतः कम उम्र वाले पशुओं में होता है ना, ये जो रोग है वो कम उम्र वाले पशुओं में अधिक होता है। इसमें मृत्यु दर भी अधिक होती है। अगर मौसम की बात करें तो ये कब फैलता है? गर्मियों में अधिक फैलता है। कब फैलता है? गर्मी का जो मौसम होता है उसमें एंथ्रेक्स ज़्यादा फैलता है। इसके मौसम के बारे में अगर आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इसका, कि जो गर्मी की ऋतु है उसमें ये अधिक फैलता है। फैलता तो नॉर्मली है, लेकिन गर्मी में ये अधिक फैलता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस रोग का जीवाणु। जो मैंने आपको बताया, जो इसका जीवाणु है वो शरीर के बाहर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बहुत टाइम तक जीवित रहता है, और इसी के कारण ये देखिए, ये आप जैसे पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। इसको आप याद रखें, बहुत अच्छे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अभी पिछली बार ही सुपरवाइजर के अंदर भी पूछा गया था कि किस रोग के अंदर पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। तो आपको एंथ्रेक्स का याद रखना है कि एंथ्रेक्स के अंदर पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखें आप। उसके बाद लक्षण में इसमें हल्का बुखार आता है, और जो पेट में दर्द, खूनी दस्त, ये इसके स्पेशल जो लक्षण है। मुंह, नाक, गुद्दा आदि प्राकृतिक छिद्रों से काला रक्त निकलता है। एंथ्रेक्स में क्या क्या ध्यान रखोगे? एक तो इसके जो नाम है वो सारे आपको याद रखने अच्छे से। स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि वुल शॉर्टेज डिजीज क्या होती है, किस डिजीज का नाम है। उसके बाद आपको ये रोग कारक तो याद रखना ही है। रोग कारक याद रखना, इसका क्या होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस। और इसमें जो है ये नहीं किया जाता है, पोस्टमार्टम भी नहीं करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इनके जो नेचुरली एनिमल्स के जो भी है, जैसे मुंह, नाक, कान वगैरह, इनसे काला रक्त निकलता है ना, इसके एंथ्रेक्स के अंदर इससे ब्लड निकलता है काला काला इन छिद्रों से। गर्मियों में अधिक फैलता है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसको आप नोट याद रखना कि भाई इसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। उसके बाद हम अगर रोग, ये आप जैसे छिद्रों में से काला रक्त निकलता है, ये भी ध्यान में रखें थोड़ा। उसके बाद अगर रोकथाम की हम बात करें तो एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। वैक्सीन कौन सा? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन इसमें लगाया जाता है। अगर टाइम की बात करें तो एंथ्रेक्स का टीका है वो मोस्टली कब लगाया जाता है? जुलाई और अगस्त में, यानी जुलाई से अगस्त में लगाया जाता है। नॉर्मल टाइम इसका क्या है लगाने का? जुलाई से अगस्त में ये टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? पशु के अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करके दबा दिया जाता है ना। जो भी अपशिष्ट है पशु का निकला हुआ, वो खून वगैरह जो भी निकलता रहता है, उसको दबा देना चाहिए। और एंटी एंथ्रेक्स सीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए पशु को, एंटी एंथ्रेक्स सीरम का इंजेक्शन। उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं थनैला, जिसका कि आपको नाम ये मैंने बताया था, ये पूछा हुआ है, मेस्टाइटिस लिखा हुआ था पेपर में, और बोला गया था कि ये मतलब थनैला के बारे में। ये क्या होता है? थनैला जो रोग है वो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रोग है, यानी कि
पशुओं का स्पेशली आप देखें तो दुग्ध विज्ञान यानी दुग्ध में स्पेशली हम महत्व है दुग्ध के लिए। और ये जो रोग है थनैला वो किससे संबंधित है? दुग्ध से संबंधित है। तो इनके जो थन होते हैं उनसे संबंधित है, इसलिए इस रोग को मतलब आर्थिक दृष्टि से अगर आपको पूछ ले, आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोग यानी जिससे सबसे ज़्यादा हानि होती है तो वो ये जो थनैला रोग है ये है। यही पूछा गया था एग्जाम में और नाम क्या दिया गया था? मेस्टाइटिस नाम दिया गया था इसका। अगर आप वहाँ थनैला ढूंढो तो नहीं मिला है ना, उसमें नहीं लिखा हुआ था, क्या था? मेस्टाइटिस। अब अगर जिसने सिर्फ थनैला याद किया हिंदी में कि भाई हम तो हिंदी पढ़ेंगे इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, है ना, इंग्लिश अच्छी नहीं लगती तो नहीं पढ़ेंगे, तो फिर उस टाइम आपका क्या होगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जबकि आपको पता है कि ये थनैला है ना, थनैला का लिख देते तो आप सही करके आते, लेकिन आपने इसका इंग्लिश नाम नहीं देखा तो गलत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान में रखें, इसका जो इंग्लिश नाम होता है मेस्टिटिस या मेस्टाइटिस जिसको बोलते हैं वो याद रखना है। ये पूछते हैं स्पेशली, नाम यही दिया हुआ मिलता है आपको। इसके अगर अन्य नामों की हम बात करें तो क्या है? अयन का शीत, जो अयन से संबंधित है इसलिए इसके नाम में भी ये देखो अयन का शीत, गारगेट, स्तन शोध और थन की सूजन, सब थन से संबंधित नाम है इसके। स्पेशली ये गारगेट अलग दिख रहा है आपको, बाकी अयन का शीत, स्तन शोध, थन की सूज ये सब आपको नॉर्मल नाम है ना। इसको नाम को देखते ही पता चल जाएगा कि ये किसका नाम है? थनैला का नाम है। अब हम इसके बात करते हैं रोग कारक की। तो इसका होता है स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्सिया। कौन सा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्सिया। लेकिन जो हमारे भारत में जो ये फैलता है वो स्टेफिलोकोकाई से फैलता है। किससे फैलता है? स्टेफिलोकोकाई से। उसके बाद हम बात करते हैं जो पशु दूध नहीं देते हैं। दूध नहीं देने वाले पशुओं में किससे फैलेगा? कोरिनेबैक्टीरियम पायोजिनस से। किससे फैलता है? जो दूध नहीं देते हैं उसमें कोरिनेबैक्टीरियम पायोजिनस। इस प्रकार से ये नॉर्मल अगर आपको नाम पूछा जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्सिया से फैलता है। और अगर आपको भारत के लिए पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? स्टेफिलोकोकाई। अगर इससे स्पेशली भारत के लिए पूछा जाए तो स्टेफिलोकोकाई। नेक्स्ट हमने बात की थी कि ये आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रोग है। अगर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोग पूछा जाए आपको कि भाई कौन सा रोग है जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ऐसा रोग है आपका थनैला। थनैला के बारे में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है। तो आर्थिक दृष्टि से अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाए तो आप ये बताएंगे। अब हम इसकी बात करते हैं कि क्या होता है इस रोग में। तो थनैला में जैसा आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे, क्या होता है कि जो थन होते हैं पशु के उसके अंदर मतलब जैसे फाइब्रोसिस कह सकते हैं उसको, क्या होता है कि दूध सूख जाता है या फिर जो दूध निकलता है वो उसमें स्टार्टिंग में तो क्या पीला पीलापन वाला दूध निकलता है और बाद में धीरे धीरे क्या होता है उसमें खून मिला हुआ दूध निकलने लगता है ना। खून मिला हुआ दूध निकलता है या फिर थोड़ा दूध इस प्रकार का निकलता है, उसका संगठन ऐसा होता है जैसे फटा हुआ दूध होता है ना, उस प्रकार से दूध निकलता है। और ये जो है परमानेंट इनके थन को खराब कर देता है। ये रोग है वो पशु के थन को परमानेंटली खराब कर देता है। और कुछ टाइम बाद पशु का जो है थन जो अंदर से कठोर हो जाता है उसको बोला जाता है फाइब्रोसिस बोलते हैं। इस प्रकार इसको क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो मेनली ये थन से संबंधित है और थन इस मतलब परमानेंटली थन है जो खराब हो जाते हैं पशु के इस रोग के अंदर। आर्थिक दृष्टि से ये बहुत नुकसानदायक है। पशु का अयन सूखकर हमेशा के लिए खराब हो जाता है इसमें, है ना। वो अयन एक बार सूख जाता है, आपने कभी नोटिस किया हो तो सूखने के बाद वापस उसमें दूध नहीं आता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये वैसे आपको पता है कि ये दुग्ध से संबंधित है और ये मादाओं का रोग है ना, मादा पशुओं में ये रोग होता है। उसके बाद हमने बात की कोरिनेबैक्टीरियम पायोजिनस। अगर आपको ये पूछा जाए कि जो दूध पशु नहीं दूध देते हैं उन पशुओं में अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे? कोरिनेबैक्टीरियम पायोजिनस। कोरिनेबैक्टीरियम पायोजिनस है वो जो दूध नहीं देने वाले पशु होते हैं उसमें इसके द्वारा फैलता है। अगर रिवाइज करें इसको तो देखें आप, नाम है इसका मेस्टाइटिस और उसके बाद हमने अन्य नामों की बात की वो आपको वैसे याद हो जाएंगे। सिर्फ अगर गारगेट आता है तो थोड़ा अलग से है तो इसको भी आप याद कर लें। उसके बाद इसका जो रोग कारक है वो क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्सिया। उसके बाद अगर स्पेशली आपको भारत के लिए पूछा जाए तो वो है आपका स्टेफिलोकोकाई। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है आर्थिक दृष्टि से जो थनैला रोग है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और उसके बाद अगर लक्षण की बात करें तो अयन सूख जाता है, केवल मादा पशुओं में होता है और जो हमारे दूध नहीं देने वाले पशु है उनके अंदर कोरिनेबैक्टीरियम पायोजिनस के द्वारा होता है। नेक्स्ट मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर रोग अधिक जब बढ़ जाता है तब क्या होता है कि पशु के जो थन है वो कठोर हो जाते हैं और उसको क्या बोला जाता है?
टर्म अगर आपको पूछ ले तो उसको फाइब्रोसिस बोला जाता है। बाकी नॉर्मल है, जैसे पशु का तापक्रम बढ़ जाता है, इसका जो थन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और धीरे धीरे फिर वो ठंडा पड़ जाता है। बाद में है ना, स्टार्टिंग में तो थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है, उसके बाद अयन जो है ठंडा पड़ जाता है। इस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं। दूध का बहाव है वो बंद हो जाएगा, आपको पता है ये स्पेशली इसी से है कि दूध का बहाव बंद हो जाता है और परमानेंटली जो है थन खराब हो जाते हैं। और जो दूध है स्टार्टिंग में मैंने आपको जैसे बताया था पीलापन लिए हुए होता है। कैसा होता है दूध जो निकलता है हल्का हल्का, स्टार्टिंग जो होती है इस रोग की उस टाइम तो दूध हल्का हल्का पीला निकलेगा, लेकिन जब इसकी ये बढ़ जाएगा उस टाइम वो दूध है वो उसमें लगभग ऐसे खून टाइप से हल्का हल्का दिखने लगेगा आपको। और जो दूध है वो उसका संगठन कैसा होगा, वो फटा हुआ दूध दिखेगा आपको, है ना। धीरे धीरे जब रोग बढ़ता है तब दूध भी आपको फटा हुआ लगने लगता है, फटा हुआ दूध होता है उस प्रकार से दिखता है। उसके बाद हम बात करेंगे इस रोग की पहचान के लिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, स्ट्रिप कफ परीक्षण जो ये रोग है इसकी पहचान के लिए अगर आपको पूछ ले कौन सा परीक्षण किया जाता है तो ये है स्ट्रिप कफ परीक्षण। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, इसको स्पेशली आप याद रखें। अगर कि स्ट्रिप कफ परीक्षण कौन से रोग के लिए किया जाता है, ये पूछ लेते हैं कि जो ये स्ट्रिप कफ परीक्षण है वो कौन से रोग में किया जाता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए किसमें करते हैं, थनैला, या फिर आपको वहाँ थनैला नहीं दिया हुआ हो, डायरेक्ट मेस्टाइटिस दे दिया हो तो वो लिखेंगे आप उसमें। उसके बाद अगर रोकथाम की बात करें तो इसका जो टीका है मस्टिवेग टीका इसमें लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है, मस्टिवेग, जिसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, मस्टिवेग, मस्टिवेग टीका है वो लगाया जाता है इसको। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फामिडीन है, ये खिलाना भी लाभकारी रहता है। टीके का नाम आप ध्यान रखें इसका। उसके बाद हम बात करते हैं लंगड़ी की। लंगड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर, इसको ब्लैक क्वार्टर बोला जाता है लंगड़ी को। और दूसरे नामों की इसके बात करें तो जैसे सूजवा, चुरचुरिया, फड़सृजन, इस प्रकार के। जो चुरचुरिया है वो चुरचुरिया क्यों बोला जाता है, इसको चुरचुरिया इसलिए बोला जाता है, इसके लक्षण है वो ब्लैक क्वार्टर के लक्षण है। उसमें क्या होता है कि जो पशु का पीछे वाले पैर होते हैं उन पैरों से ऊपर की जगह, कहाँ, जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये पशु है और जो ये स्थान होता है इस स्थान पे क्या होता है कि सूजन आ जाती है। इस स्थान पे जो सूजन आती है तो अगर उसको आप उसमें गैस भर जाती है, अगर उस सूजन को आप दबाएंगे तो वहाँ से चुर चुर की आवाज़ आएगी, है ना। इस रोग में क्या होता है कि जो गैस भर जाती है और वहाँ से अगर आप दबाएं तो वहाँ से चुर चुर की आवाज़ आती है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, चुरचुरिया नाम दिया हुआ है इसको ना, चुरचुरिया। ये आप देख सकते हैं जैसे चुरचुरिया, तो चुरचुरिया क्यों बोलते हैं, इसके नाम से जो लंगड़ी होता है इसमें पशु लंगड़ा के चलता है और इसके जो पैर के ये ऊपर का ये है, ये स्थान, यहाँ पे गैस भर जाती है और उसको दबाने पे चुर चुर की आवाज़ आती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं चुरचुरिया। इसके अन्य नाम की अगर हम बात करें तो पहला है इसका जहरबाद, इसको जहरबाद भी बोला जाता है, चुरचुरिया भी बोलते हैं, सुजवा भी बोलते हैं और फड़सृजन भी बोला जाता है। ये इसके अन्य नाम हो गए, अन्य नाम को आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं ये होता किससे है, ये होता है इसके बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम शोबियाई। क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम शोबियाई इसका बैक्टीरिया है। ये आपको याद रखना है, नाम पूछ लेते हैं कई बार कि भाई इसका रोग कारक कौन सा है या फिर क्लोस्ट्रीडियम जो शोबियाई है वो कौन सा रोग करता है कोष, तो ये आपको याद होना चाहिए, नाम सारों के रट के आप याद कर लेना। और ये स्पेशली क्या होता है कि कम उम्र के पशु, जो कम उम्र के पशु है उसमें ये रोग होता है। यह रोग कम उम्र के पशुओं में अधिक होता है और अगर ऋतु आपको पूछ ले तो ये रोग भी वर्षा ऋतु में अधिक होता है। और स्पेशली क्या है, जो जुगाली करने वाले पशु है उनमें ही होता है ये रोग, है ना। स्पेशली जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं में ये रोग होता है। और ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है कि जो दूषित चरागाह पे पशु चरते हैं तो उससे उनके अंदर शरीर में पहुंच जाते हैं और वो ये रोग हो जाता है। उसके बाद लक्षण में आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है इसमें, वो जो चुरचुरिया नाम है उस प्रकार से आप याद रख ले, ब्लैक वाटर का नाम चुरचुरिया याद रखें, उससे आपको सारे जो लक्षण हैं दिमाग में आ जाएंगे। क्या होता है उसका, एक तो लंगड़ी नाम से, तो लंगड़ी से पता चल रहा है पशु थोड़ा लंगड़ा के चलता है क्योंकि उसके ऊपर पाँव पे सूजन आ जाती है, उस सूजन के कारण ही वो लंगड़ाता है। और वो जो सूजन होती है उसमें गैस भरी हुई होती है और उसको दबाने पे चुरचुर की आवाज़ आती है। और अगर उस सूजन को काट के देखा जाए तो वहाँ पे काला काला रक्त होता है ना, एकदम काले काले कलर का और रक्त होता है। अगर आप उसको काट के चेक किया जाता है तो वहाँ पे काला काला रक्त होता है। पशु को तेज बुखार आता है, कितना, 104, ये नॉर्मल टेम्परेचर है ना, आपको यही मिलेगा लिखा हुआ 104 से
108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। उसके बाद हम बात करते हैं पशुओं में आमतौर पर पिछली टांगों से और कभी कभी आगे वाली, पिछली टांगों से तो क्योंकि आपको लक्षण में दिख रहा है ना कि क्या होता है, पिछली टांग के ऊपर सूजन आती है, तो स्पेशली तो वो लंगड़ाता है पिछली टांगों से, है ना। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो आगे की टांगों से भी लंगड़ाने लग जाता है। जब रोग थोड़ा अधिक हो जाता है तो वो आगे की टांगों से भी लंगड़ाने लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं पैर के ऊपर, ये हमने बात कर चुके हैं, क्या है, पैर का जो ऊपर वाला भाग है उस पर सूजन आ जाती है और उसमें क्या होता है, हवा भर जाती है, यह मैंने आपको बताया था अभी। और ये चुरचुर का ध्यान में रखें, चुरचुरिया बोलते हैं इसको, चुरचुर की आवाज़ आती है। उसके बाद हम बात करते हैं सूजन प्रारंभ में कैसी होती है, गर्म और दर्द युक्त होती है। प्रारंभ में तो वो होगी गर्म और दर्द युक्त, लेकिन एक टाइम के साथ क्या होता है, वो ठंडी और दर्द नहीं होता है, फिर उसमें जो दर्द है वो खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में तो कैसी होगी, दर्द युक्त भी होगी और गर्म भी होगी, लेकिन जब एक टाइम के साथ क्या होता है कि वो जो सूजन है वो ठंडी और दर्द रहित हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है कि सूजन को जब चीरा लगा के देखा जाता है तो उसमें झागदार, काला, बदबू रहित, क्या होता है, इसमें झागदार, काला, बदबू रहित कथई सा रक्त निकलता है। अगर आप उस सूजन को देखेंगे तो काट के, तो उसमें काला, झागदार और बदबूदार रक्त दिखाई देगा आपको, है ना। अगर उसको काट के चेक किया जाए तो इस प्रकार से दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करें कि पशु की प्रायः इसमें मृत्यु हो जाती है, लगभग 12 से 40 घंटे पशु बीमार रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपको इसके टीके का पूछ ले तो ब्लैक वाटर पॉलीवेलेंट, ये आपको नाम ध्यान में रखना है, ब्लैक वाटर पॉलीवेलेंट वैक्सीन है वो लगाया जाता है। स्पेशली टाइम इसका ज़्यादातर कब लगाते हैं, इसको मई जून में लगाया जाता है ना। टीके का नाम भी आपको याद रखना है और कब लगाया जाता है वो भी ध्यान में रखना है। इसका टीका जो है मई से जून के अंदर आप कभी भी लगवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो सूजन वाला भाग है, उसमें क्या करते हैं कि जो सूजन वाला भाग है उसको काट के, और अंदर का जो वो, उसमें मैंने आपको बताया था उसमें काला बदबूदार जो है वो खून और ऐसा पदार्थ निकलता है, तो उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसमें टिंचर आयोडीन भर दिया जाता है, जिससे कि पशु को थोड़ा रिलैक्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फड़किया की। फड़किया को क्या बोलते हैं, एंटेरोटॉक्सीमिया। फड़किया को बोला जाता है एंटेरोटॉक्सीमिया। उसके बाद हम बात करते हैं उसकी रोग कारक की, तो वो क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम बेल्शियाई होता है। इसका जो होता है क्लोस्ट्रीडियम बेल्शियाई, कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम बेल्शियाई टाइप डी जो जीवाणु है वो फड़किया का रोग कारक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो संक्रमण होता है ये किस में अधिक होता है, तो ये जो भेड़ व बकरियां हैं वो जब वो बारिश का, ये जो अपने फसल कटाई का जो टाइम होता है, फसल कटती है उस टाइम ये क्या करते हैं कि जो खाते हैं वो अधिक खा लेते हैं ना, तो अधिक खाने से इनमें जो है वो बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं और इससे ये रोग हो जाता है। उससे क्या होता है कि उनका पेट भी फूल जाता है, उसमें गैस भर जाती है और थोड़े टाइम के बाद वो मतलब ज़्यादा लक्षण कुछ प्रकट नहीं कर पाते, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है प्रकट करने का, उससे पहले ही उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार भेड़ और बकरियां मर जाती है इस रोग के अंदर। उनके जो अधिक खाने से, मेनली क्या होता है वो अधिक खाते हैं, इस कारण जो है उनका पेट है वो फूल जाता है, उसमें क्या होता है कि गैस बढ़ जाती है और उसी की वजह से वो क्या होता है कि आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है, ज़्यादा लक्षण नहीं प्रकट हो पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको अगर ये पूछ ले, ये स्पेशली ज़्यादातर है ना, वैसे तो होता है पशुओं में सब में, लेकिन भेड़ बकरियों में होता है ना। भेड़ बकरियों की हम बात करें, जैसे आप देख सकते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि जब अधिक खा लेते हैं, ये अधिक खाने के बाद ये इस प्रकार से हो जाता है ना, ये जैसे बिल्कुल घायल हो जाते हैं, इनको ज़्यादा खा लिया तो फिर वो पेट फूल जाएगा और उसकी वजह से जो ये परेशान हो जाएंगे, इस प्रकार गिर जाते हैं और उसके बाद जो इनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी अगर रोकथाम की बात की जाए तो इसका वैक्सीन है एंटेरोटॉक्सीमिया, इसी के नाम से है। क्या वैक्सीन है इसका, ईटी यानी एंटेरोटॉक्सीमिया जो है वैक्सीन कब लगाते हैं, नॉर्मली फरवरी मार्च में ना। नॉर्मल अगर बात करें कि कब लगाया जाता है तो इसको फरवरी मार्च में लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एक संक्रमण वाला रोग है। ये जो है ब्रूसेला एवोरस जो जीवाणु है उससे फैलता है और इसमें क्या होता है कि ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस संक्रमण से जैसे नर से मादा में, मादा से नर में, इस प्रकार से ये। और इसमें क्या होता है कि जो मादा होती है उसका ये अपने गर्भपात हो जाता है। गर्भपात जिसको अपन बोलते हैं वो
मादा का हो जाता है, स्पेशली इस रोग में ना, ब्रुसेलोसिस रोग ये मादा में होता है और इसमें मादा का गर्भपात हो जाता है। तो आप ध्यान रखें, नाम इसका बैक्टीरिया का ब्रुसेले, इसके नाम से ही है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। ब्रुसेलोसिस तो इसका नाम है, और ब्रुसेला एवोरस है वो इसका जो रोग कारक है उसका नाम है। उसके बाद ये चीज़ आप में ध्यान में रखें कि इसमें क्या होता है, तो गर्भपात हो जाता है, इसमें गर्भपात हो जाता है। ये एक ऐसा रोग है, मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि एक रोग ऐसा और भी है, कौन सा है, मनुष्यों में फैलता है, वो ये ब्रुसेलोसिस है ना, ये इससे पशुओं से इंसानों में फैल जाता है। ये वाला जो ब्रुसेलोसिस है, पीछे भी हमने एक रोग पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, फैलता है, एंथ्रेक्स है ना, वो फैलता है। उसके बाद बात करें तो ब्रुसेलोसिस, लेकिन स्पेशली क्वेश्चन आपको उसी का पूछा जाता है ना, ये कभी कभी पूछ ले ये, बाकी ज़्यादातर उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्यों के लिए फैलने वाला रोग ज़्यादा उसको पूछा जाता है। बाकी अगर दूसरा नाम अगर आपको पता रखना है तो ये होता है ब्रुसेलोसिस, जो है मनुष्यों में भी फैल जाता है। इसके बाद हम बात करें अगर इसके वैक्सीन की, तो इसके नाम से ही इसका वैक्सीन है, ब्रुसेला वैक्सीन है ना। जो ब्रुसेलोसिस है इसका रोग कारक भी इसी के नाम से है, ब्रुसेला ओवेरस, और इसका जो रोकथाम के लिए वैक्सीन अगर लगाते हैं तो वो भी ब्रुसेला वैक्सीन है। और ये तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि मादा का रोग है ये, तो मादा में ही इसका वैक्सीन लगता है ना, मादा का रोग है ये। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने बैक्टीरिया के हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम अभी बात करेंगे आगे पशुओं के जो वायरस जनित रोग है वो, और वायरस जनित में स्पेशली कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो एफएमडी है आपका, और जो एक वो प्लेग है ना, रिंडरपेस्ट इसका। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं एफएमडी, यानी कि खुरपक्का मुंहपक्का। खुरपक्का मुंहपक्का के लिए पूछा हुआ है कि ये किससे होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो खुरपक्का मुंहपक्का होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है। ये चीज़ें आपको नोट रखनी है कि किससे होते हैं ये, वायरस से। ये हमेशा याद रखें कब किससे होता है, वायरस से। इसके अन्य नाम अगर हम देखते हैं तो एपिजूटिक एफ्था, एपिजूटिक एफ्था, उसके बाद एफ्थस ज्वर, पक्का और फगवा, ये इसके अन्य नाम होते हैं। अब ये वायरस से होता है, तो वायरस के नाम अगर आपको पूछ लिए जाए तो अगर भारत की बात करें हम, तो भारत में तो है इसके ए, ओ और सी, 3 वायरस है, ए, ओ और सी। अगर आपको एशिया या अफ्रीका का पूछा जाए तो ये कुछ 1, 2, 3 टाइप के होते हैं, अलग अलग। ये आप देखें जैसे एशिया सेट 1 है, 2 है, 3 है। अगर आपको एशिया के और इनके लिए पूछा जाए तब तो आपको ये बताने हैं। बाकी अपने भारत के लिए स्पेशली अगर पूछा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ए, ओ, सी। अगर भारत के बारे में ही बात की जाए तो किससे होता है, ए, ओ, सी से होता है भारत के अंदर। अब इसमें होता क्या है, खुरपक्का मुंहपक्का, आपको नाम से भी पता चल रहा है खुरपक्का और मुंहपक्का क्या होता है। इसमें मुंह में भी छाले वगैरह हो जाते हैं, और खुर में इस प्रकार से आप देखें, इस प्रकार से खुर में भी छाले पड़ जाते हैं पशुओं के, और बाद में ये छाले जब बड़े होकर फूटते हैं उसके बाद घाव बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये मुंहपक्का, मुंह में देखें आप तो मुंह के अंदर भी पशु के इस प्रकार से छाले पड़ जाते हैं और पशुओं को बुखार वगैरह हो जाता है। लक्षण आप देखें क्या है, ये संक्रामक रोग होता है ना, संक्रमण फैलता है, इसका संक्रमण होता है। उसके बाद हम बात करें मुंह की, तो मुंह से जो है लार बहती है और छाले वगैरह पड़ जाते हैं मुंह में। जीभ, होठ एवं खुर के भीतर क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पशु का लंगड़ाना, है ना, वो जब छाले पड़ जाएंगे तो अपने आप ही पशु क्या है, इसमें भी लंगड़ा के चलता है ना, पैर पटकता है और उसके पैर में जलन होती है और वो पैर भी पटकता रहता है और लंगड़ा के भी चलता है। पशु कमज़ोर हो जाता है, नॉर्मल है ये तो, है ना, जब बीमार है तो पशु कमज़ोर तो होगा। उसके बाद हम बात करते हैं किस में होता है, तो ये जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनमें होता है, लेकिन स्पेशली अगर पूछ लिया जाए तो सूअर में ज़्यादा होता है, है ना। बाकी नॉर्मल अगर आपको पूछे किस किस में मतलब होता है, कौन से पशुओं में होता है, तब तो ये जो जुगाली करने वाले पशु है या ये सूअर वगैरह ये सब है, इनमें सब में होता है। लेकिन अगर स्पेशली अगर आपको उदाहरण पूछ ले तो सूअर में, वैसे आपको ये पूछा नहीं जाता है ज़्यादा, लेकिन ये सूअर में सर्वाधिक फैलता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये सर्वप्रथम रोग का विषाणु किसने देखा था, लोफ्टर और फ्रोस्ट ने। किसने देखा था, लोफ्टर और फ्रोस्ट ने। कब देखा था, 1889 में। ये है ना, थोड़ा सन भी ध्यान में रखें, लोफ्टर और फ्रोस्ट के द्वारा इसको देखा गया था। कब देखा गया था, 1889 में। उसके बाद अगर उपचार की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो छाले पड़ जाते हैं पशु के मुंह खुरों में, तो उनको क्या होता है, धो लिया जाता है फिटकरी से। कितने परसेंट, और थोड़ा परसेंट में भी ध्यान रखें, 2% फिटकरी के गोल से उसके मुंह के छालों को धोया जाता है। उसके बाद जो है नीला तोता का अगर यूज़ करते हैं तो 1% नीला तोता है, उससे पैर के छालों को धो देते हैं ना, जो पैर में छाले वगैरह पड़ जाते हैं वहाँ से उसको धो देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्वस्थ पशु के
ये जो वैक्सीन कौन सा लगता है, इसमें पॉलीवेलेंट वैक्सीन। वैक्सीन का क्या नाम है? एफएमडी पॉलीवेलेंट, है ना। एफएमडी का तो आपको पता है क्या है, फुल फॉर्म फुट एंड माउथ डिजीज, है ना। फुट एंड माउथ डिजीज का जो टीका लगता है उसका एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीन लगता है। और अगर इसकी बात की जाए कब लगता है, तो ये लगभग आपके लगता है अप्रैल मई में। स्पेशली अगर टाइम की बात करें हम, तो जो एफएमडी का टीका है वो अप्रैल मई में, है ना। और उसके बाद ये क्या होता है कि प्रतिवर्ष लगाया जाता है। फर्स्ट बार तो 2 माह का होगा पशु, तभी लगा देंगे। उसके बाद 6 माह पे फिर से लगाएंगे, एक बार 6 माह पे लगता है। उसके बाद हम बात करें, एक बार 2 पे लगा दिया, फिर 6 माह पे लगा दिया। उसके बाद इसको रेगुलर प्रतिवर्ष लगाना होता है ना, 1 वर्ष की इसमें वो होती है और ये प्रतिवर्ष लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पशु प्लेग की। थोड़ा इसको देख ले एफएमडी को एक बार, क्या होता है, किससे होता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। वायरस से होता है। उसके बाद इसका नाम है, आपको ध्यान में रखना है, एपिजूटिक एफ्था, एफ्थस ज्वर, पक्का खगवा। उसके बाद अगर रोग कारक की बात करें, ये पूछ लिया जाता है ना, भारत में किससे होता है। तो भारत का अगर आपसे पूछे तो भारत में किससे होता है, ए, ओ और सी, तीनों विषाणु से भारत में होता है। उसके बाद अगर दक्षिण अफ्रीका एशिया का पूछ ले, तो इनके एशिया सेट है 1, 2 और 3। ये नाम है इसके एशिया के नाम से, एशिया सेट 1, 2 और 3। स्पेशली आपको भारत वाले याद रखने हैं। इसका तो आप याद नहीं भी रखेंगे तो आंसर हो जाता है आपसे। एशिया में किससे होगा, एशिया में एशिया सेट 1, 2, 3 से होता है। लेकिन अगर भारत के लिए पूछ लिया जाए तो एओसी ध्यान में रखना है ना। उसके बाद बहुत ज़्यादा संक्रमण से फैलता है ये रोग, और ये तो आपको इसके नाम से ही पता है ना, मुंह में लार वगैरह, छाले वगैरह, ये सब आपको एफएमडी का नाम याद आते ही, मतलब नाम जैसे ही सामने आया और ये चीज़ें तो आपको वैसे ही पता चल जाएगी ना कि खुर में, मुंह में, हर जगह ये छाले वाला है और इसमें पशु लंगड़ाता है। उसके बाद ये जुगाली करने वाले पशुओं में अधिक होता है। और अगर सर्वाधिक की बात की जाए तो सुअर में होता है ये सर्वाधिक। और ये इसका नाम कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस विषाणु को सबसे पहले किसने देखा था, तो किसने देखा था, लोफ्टर और फ्रोस्ट ने इसको सबसे पहले इस विषाणु को देखा था। कब देखा था, 1889 के अंदर, है ना। उसके बाद हमने बात की इसको किससे धोते हैं, तो फिटकरी से, कॉपर सल्फेट से, इनसे इनको धोया जाता है। ये थोड़ा टीके का नाम आप याद रखें, एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीन। कौन सा है, एफएमडी पॉलीवेलेंट वैक्सीन। और इसका टाइम कभी कभार अगर पूछ ले तो ये थोड़ा जनरल ध्यान रखना, अप्रैल मई में लगभग इसको लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट। पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट, इसके अगर अदर नाम हम देखें तो क्या क्या है, माता, पकवेदन, कोकनी, केटल प्लेग और बसंतु, पेया और शीतला रोग। क्या क्या नाम है, माता, पकवेदन, पोकनी, केटल प्लेग, बसंतु, पेया और शीतला रोग। इनको जनरल थोड़ा याद रखना है। उसके बाद ये भी जो है जुगाली करने वाले पशु होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो रोग है वो जुगाली करने वाले पशुओं में ही अधिक होते हैं ना। उसके बाद अगर रोग कारक की बात करें तो ये वायरस से होता है ना, छन्ने योग जो वायरस होता है उससे होता है। स्पेशली ये निकोलिका आपको पूछ लिया जाता है ना, ये सर्वप्रथम किसने देखा था, तो निकोलिका कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इस निकोलिका नाम याद रखें आप, वायरस को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो निकोली ने 1902 के अंदर इस वायरस को देखा था। उसके बाद लक्षण की बात करें तो इसमें क्या होता है, तेज बुखार होता है, बदबूदार दस्त वगैरह लगते हैं, आंखें लाल हो जाती है ना। इस प्रकार नॉर्मल इसके लक्षण है, जैसे देखें आपकी तेज बुखार हो जाता है और शरीर कांपता है पशु का बुखार की वजह से, है ना। तेज बुखार हो जाता है, पशु का शरीर कांपता है, आंखें लाल हो जाती है उसकी, और आँख और मुँह से पानी भी आता है ना, आँख और मुँह से पानी भी आता है। उसके बाद बदबूदार दस्त वगैरह भी पशु को हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी रोकथाम, है ना। रोकथाम के अंदर वैक्सीन का अगर टाइम पूछ लिया जाए तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ना। इसका होता है रोकथाम में जनवरी फरवरी में वैक्सीन लगाई जाती है। प्रतिरक्षा अगर पूछ ले टीके की तो इसकी 3 वर्ष तक होती है ना। एक बार में जो टीका लगता है उसकी अगर प्रतिरक्षा का टाइम है तो इस टीके का 3 वर्ष का है, 3 वर्ष तक ये इसकी प्रतिरक्षा करता है। उसके बाद है कि गर्भित मादा में यह टीका नहीं लगाया जाता। ये थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो गर्भित मादा होती है उसमें ना लगाए, बाकी तो लगाते हैं लेकिन गर्भित मादा है उसमें नहीं लगाया जाता। अब हम इसके टीके की बात करें तो फर्स्ट है जीटीवी, है ना, गोट टिश्यू वायरस। फर्स्ट टीका है इसका जीटीवी गोट टिश्यू वायरस, जो कि जो IVRI मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, इज्जत नगर, वहाँ पे इसको बनाया गया था। और जो हमारे भारत में अगर यूज़ के लिए पूछ लिया जाए आप तो यही नाम आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। कौन सा टीका भारत में ज़्यादा यूज़ करते हैं, भारत में करते हैं GTV, जिसका नाम है गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन, है ना। पूरा नाम इसका क्या है, गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन। और स्पेशली अगर आपको भारत के लिए पूछ लिया जाए तो आप
जीटीवी ही नाम बताएंगे ना, और जीटीवी नाम बताएंगे। और ये अगर कहाँ बना है ये आपसे पूछ ले तो IVRI इज्जत नगर के अंदर इसको बनाया गया है, तैयार किया गया है। उसके बाद अगर सेकंड की बात करें तो लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन। सेकंड कौन सा है? लेपिनाइज्ड वायरस वैक्सीन। ये किसके द्वारा बनाया गया है? खरगोश के द्वारा, है ना। इसमें खरगोश का एयर स्पेशली इसको कहाँ करते हैं तो ये है चीन। चीन में सर्वाधिक, ये खरगोश के शरीर से तैयार किया गया है। इसको सर्वाधिक यूज अगर आपको पूछ लें तो अपने भारत में तो वो था, और ये जो है चीन के अंदर सर्वाधिक इसको उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड कौन सा है? एविनाइज्ड वायरस वैक्सीन। कौन सा है? एविनाइज्ड वायरस वैक्सीन। उसके ये किससे बनाया गया ये पूछ ले आपको तो जो मुर्गी का अंडा है उससे इसको तैयार किया गया है, मुर्गी के अंडे से तैयार किया गया है ना। जो एविनाइज्ड वायरस वैक्सीन है उसको मुर्गी के अंडे से तैयार किया गया। और स्पेशली इसका यूज का वैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन इसका है विदेशों में, है ना, अपने यहाँ पे है नहीं, तो इसका विदेशों में यूज ज़्यादा किया जाता है। आपको तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर पता रखना है तो जो हमारे भारत में स्पेशली यूज किया जाता है वो कौन सा है? जीटीवी। जीटीवी का ज़्यादा पूछा जाता है।